ऐसे बहुत कम ही मौके आपके जीवन में आते हैं जब आप उन दिग्गजों के साथ देश की संसद के ठीक बगल में बैठकर चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त कर पाते हैं, जिनको देखकर आप राजनीति का कखरा सीखते हैं, जिनको देखकर आप मीडिया में खबरों को कैसे पढ़ा जाता है, समझा जाता है और आप तक पहुंचाया जाता है, इसको सीखते हैं। और आज ये मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर एक उपलब्धि है कि मैं उन तमाम दिग्गजों को बोले बिहार में आपके समक्ष लेकर हाजिर हुआ हूं, जो देश की सत्ता के गलियारों की हर वो खबर रखते हैं जिसके इर्द गिर्द तमाम सियासी ताना बाना बुना जाता है। परिचय अब मैं सीधा आपका एक एक से करा देता हूं, क्योंकि समय बीच में जाया ना हो, इसका भी हमें खास ख्याल रखना है। मेरे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोरंजन भारती उर्फ बाबा हैं, बहुत बहुत स्वागत है बाबा आपका। मेरे साथ हिमांशु सर हैं, जो कि लंबे समय से पार्लियामेंट कवर कर रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है हिमांशु सर। राजीव रंजन सर है मेरे साथ, डिफेंस के क्षेत्र में विशेषता है, लेकिन हर सियासी खबर पर अपनी पैनी नज़र रखते हैं। कांग्रेस को दशकों से कवर कर रहे प्रशांत सर मेरे साथ हैं, और आज के दिनों में कांग्रेस को कवर करने वाले वो कुछ पत्रकार जिनकी राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी दोनों तक सीधी पहुंच हो, ऐसे जैनेंद्र है मेरे साथ। बहुत बहुत स्वागत है जैनेंद्र आपका। मैं बाबा शुरुआत आपसे ही करता हूं। बात तब हम बिहार की कर रहे हैं, तो अब बिहार की बात केवल बिहार की राजधानी पटना और अन्य क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। जो संसद जिसके बगल में बैठकर हम चर्चा कर रहे हैं, पूरा मॉनसून सत्र जो है वो बिहार के ही नाम पर, उसका पहला हफ्ता वाइट वॉश रहा। कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, मंगलवार से लेकर, हालांकि सोमवार को सत्र शुरू हुआ, लेकिन मंगलवार से लेकर के आज फ्राइडे तक लगातार जो है 4 दिन जो है वो SIR पे ही हंगामा होता रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये केवल हंगामा जो था केवल कांग्रेस का नहीं था या केवल RJD का नहीं था। ये हंगामा जो है सभी विपक्षी दलों ने किया मिलकर। कई मुद्दे ऐसे होते हैं पार्लियामेंट में जहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ जो इंडिया गठबंधन के दल कभी साथ रहते हैं, कभी नहीं रहते हैं। तो इस मुद्दे पर देखने को मिला कि एक सरप्राइजिंगली तृणमूल कांग्रेस जो मजबूती के साथ कांग्रेस के साथ खड़ी रही। अब इसके पीछे बैकग्राउंड ये है कि तृणमूल कांग्रेस को लग रहा है कि बिहार तो एक बहाना है, असली निशाना जो है पश्चिम बंगाल है। अगले साल चुनाव होने वाला है। और एक और दक्षिण का राज्य है, वो भी जो है जो तमिलनाडु, उनको लगता है कि अब हमारे यहाँ भी होगा। तो जितने भी विपक्षी दल हैं, जिनकी सरकारें हैं जहाँ, या जिनको लगता है कि उनके पास चांस है सरकार में आने का, वो सभी दल इकट्ठे हो गए। और इकट्ठा होने के बाद ये हुआ कि संसद का पहला हफ्ता जो है SIR के बलि चल गए। ये प्री प्लान था? ये प्री प्लान है और इन्होंने तय किया था पहले दिन, क्योंकि शुरुआत तो हुई कि पहलगाम पर चर्चा होनी चाहिए, और उसके बाद पहलगाम पे चर्चा होंगे। उसके बाद BSC की मीटिंग हुई, विपक्ष ने कहा कि अभी चर्चा करना शुरू करो। उसके बाद प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा थी। उसके बाद उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हो गया, तो विपक्ष को पूरा मौका मिल गया। विपक्ष ने उस बीच में रणनीति बना ली और विपक्ष ने तय किया कि हम SIR के मुद्दे पर जो है हाउस नहीं चलने देंगे। एक चीज बता देता हूँ, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि चूंकि ये एक्सरसाइज चुनाव आयोग कर रहा है, इसलिए इसको संसद में डिस्कस नहीं कर सकते हैं। आने वाले दिनों में यानी सरकार का ये मोटिव क्लियर है। मैं हिमांशु सर से ये सवाल पूछ रहा हूँ, सरकार का ये मोटिव क्लियर है कि इस विषय पर हम चर्चा नहीं करेंगे, ये स्पष्ट है, या फिर संभावना बनेगी? क्योंकि आज खबर आई कि बातचीत हुई है कि अगले हफ्ते जो है वो सेशन ठीक से चले, तो क्या संभावना है या सरकार बिल्कुल क्लियर है कि हम इस विषय पर तो चर्चा नहीं करेंगे? देखिए, 2 बातें हैं। मैंने इस पर गिरिराज सिंह का एक छोटा इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने कहा, जैसा मनोरंजन सर बोल रहे थे, कि चुनाव आयोग जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर रहा है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और वो उसको जो जिम्मेदारी दी गई है संविधान में, उसके तहत अगर वो कोई पहल कर रहा है तो उस पर संसद में चर्चा की क्या जरूरत है, ये गिरिराज सिंह ने कहा। ठीक है। जबकि सदन में जब भी विपक्ष ने मांग की कि सदन की कार्रवाई को रोककर SIR पर चर्चा कराई जाए, तो जो संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने एक बात बहुत प्रमुखता से कही है कि आप ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चाहते थे, उसको सरकार ने स्वीकार कर लिया। अब सोमवार से उस पर चर्चा होगी। तो जब आप एक बार हमने कह दिया कि हम तैयार हैं उस पे, तो फिर आप क्यों ये मांग कर रहे हैं कि पहले चर्चा SIR पर हो? ठीक है। क्योंकि सरकार की तरफ से ये दलील दी जा रही है कि हमारा एक लंबा लेजिस्लेटिव एजेंडा है इस सेशन में,
और हमने देखा 2 दिन पहले 6 बिल थे, कल 4 बिल लिस्ट किया गया था। तो इसमें आज भी कोई लेजिस्लेटिव एजेंडा सरकार टेकअप नहीं कर पाई। ठीक है। तो सरकार के पास एक लंबी लिस्ट है बिल्स की, जिसको वो पारित कराना चाहती है। और उसे लगता है कि अगर जिन मसलों पे फिलहाल चर्चा की जगह बेहतर होगा कि लेजिस्लेटिव एजेंडा आगे बढ़ाया जाए, तो सरकार उस पर फोकस करना चाहती है और इसलिए टकराव जो है वो बढ़ता जा रहा है। राजीव सर, ये जो पूरा एक नैरेटिव अभी मंडे के बाद हम देखते नजर आ रहा है, जिसका जिक्र मनोरंजन सर ने किया कि न केवल आरजेडी कांग्रेस बल्कि तमाम समाजवादी पार्टी, जहां उत्तर प्रदेश में इलेक्शन में भी बहुत टाइम है, लेकिन वो भी पूरी तरीके से इस प्रोटेस्ट में जिस तरीके से विपक्ष के साथ लामबंद नजर आ रही है, क्या इंडिया गठबंधन फिर से एक साथ मजबूती से दिखे, इसकी कोशिश भी विपक्ष कर रहा है इस पूरे सत्र में? बिल्कुल कोशिश कर रहा है। और अगर सोमवार से अगर बात शुरू किया जाए, पार्लियामेंट में जो मानसून सेशन की शुरुआत जो हुई, प्रधानमंत्री सबसे पहले आते मीडिया से बातचीत करते हैं, 18 मिनट का भाषण, और उसके बाद वो उस बातचीत के दौरान ये कहते हैं कि सबसे अपील करते हैं सांसदों से कि दल हित के बजाय आप देश हित की बात करें, देश हित को लेकर सोचे। और जो ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है एक विजय उत्सव की तरह मनाए। उसके बाद प्रधानमंत्री जो लोकसभा में आते हैं और करीब 8 से 9 मिनट तक प्रधानमंत्री हाउस के अंदर होते जी। हैं। और जैसे प्रधानमंत्री आते हैं उसके बाद जितने सत्ता पक्ष के सदस्य होते हैं वो ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जयकारा लगाते हैं। और विपक्ष जो है जैसे प्रधानमंत्री 8 से 9 मिनट के बाद प्रधानमंत्री लोकसभा से जैसे बाहर जाते हैं, विपक्ष के सदस्य जो है नारा लगाते हुए जो है वेल के अंदर आते हैं। वेल मतलब स्पीकर के नीचे का जो एरिया होता है वहां चले जाते हैं और नारा लगाते हैं कि प्रधानमंत्री जवाब दो, प्रधानमंत्री जवाब दो, आप बाहर क्यों जा रहे हैं? राहुल गांधी बाहर आते हैं और वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो चले गए, वापस चले गए, उनको बोलने का मौका नहीं दिया। तो शुरुआत कहीं ना कहीं जैसे मानसून सेशन की शुरुआत हो, तो उसी दौरान अगर देखेंगे तो पक्ष और विपक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में टकराव शुरू हो जाता है। पहला दिन जो है ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम, विपक्ष मांग करता है और कहता है कि नहीं, प्रधानमंत्री की मौजूदगी में हम चर्चा चाहते हैं, हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे के लिए जवाब दे। लेकिन उसके बाद सत्ता पक्ष की ओर से आश्वासन नहीं दिया जाता है। ठीक है। सत्ता पक्ष से ये कहा जाता है कि हर बात का जवाब प्रधानमंत्री क्यों देंगे? ऑपरेशन सिंदूर का मामला है तो रक्षा मंत्री बोलेंगे, अगर विदेश नीति का मामला ट्रम्प का बात है, सीज फायर की बात है, उसका विदेश मंत्री जवाब देंगे। हर चीज में प्रधानमंत्री को घसीटना सही नहीं। अच्छा, इसमें एक छोटा सा इंटरवेंशन था कि इसमें जब बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग हुई राज्यसभा की, तो विपक्ष की तरफ से 2 स्वर सुनाई दिए। इंडिया ब्लॉक की पार्टियां चाहती थी कि प्रधानमंत्री इस बहस का जवाब दें, जबकि आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठ सांसद इसमें मौजूद कि रक्षा मंत्री भी उनका अपनी तरफ से ये कहा कि ये सरकार तय करे कि कौन जवाब दे, पर उसके आधार पे आप इस विवाद को आगे बढ़ाएं जिससे कि चर्चा ही ना हो, ये गलत होगा। तो इस मुद्दे पे विपक्ष एकजुट नहीं है और आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल अलग लाइन लिया। प्रशांत सर, इस पूरे मॉनसून सेशन से एक दिन पहले जो कांग्रेस की इंटरनल एक बैठक हुई थी इस सत्र की रणनीति को लेकर, उसमें क्या यही प्लानिंग थी जिसके अनुसार अभी सब कुछ हो रहा है? नहीं, देखिए चंदन, अभी राजीव जो कह रहे थे, आपने इसके पहले जो सवाल पूछा कि क्यों समाजवादी पार्टी हो या बाकी जो भी पार्टियां हैं वो क्यों गोलबंद हो गई हैं इस मुद्दे पर लेकर। अब 24 जून को जो एसआईआर की चूंकि चर्चा शुरू हुई थी, 24 जून को जो एसआईआर के लिए नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने जारी किया था जी, उसमें ही कहा था कि बिहार अभी शुरुआत है, करेक्ट, क्योंकि ये पूरे देश में होना है। लेकिन चूंकि बिहार में चुनाव होने जा रहा है तो सबसे पहले शुरुआत बिहार से होगी। तो हर पार्टी को पता है अब इसके बाद बंगाल में होगा। इसलिए बाबा जो कह रहे थे कि तृणमूल कांग्रेस क्यों, और टीएमसी अपने ऑफिशियल स्टैंड में कह भी रही है कि ये एनआरसी करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि वहाँ पर वो भी एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन ये मामला तमिलनाडु में जाएगा, असम में जाएगा। असम में तो पहले एनआरसी हुआ भी, हालांकि रिजल्ट अभी तक क्या है ये अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। लेकिन ये मामला पूरे देश में लागू होना है। और ये बिहार पे चूंकि अभी चर्चा एसआईआर की हो रही है, तो बिहार में तो आप देख ही रहे इतना बड़ा मुद्दा बन गया है। लेकिन हर पार्टी को लगता है कि जब अब मेरे स्टेट में आएगा तो ये एक मुद्दा बनेगा। इसलिए आप पूरे विपक्ष को देखते हैं कि पूरी गोलबंदी कि अभी मौका है, सब साथ आ जाएं। बिल्कुल। और इसलिए कांग्रेस की भी जो बैठक हुई थी उसमें तो ये चर्चा हुई थी। लेकिन जो इंडिया ब्लॉक की भी जो बैठक हुई थी उसमें यही प्रमुखता से उठाया गया था कि एसआईआर को सबसे प्रमुखता से उठाया जाएगा। 2 विषय सबसे प्रमुख थे, लेकिन एसआईआर भी अब उसमें प्राथमिकता में ऊपर आ गया। पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर वाला जो मुद्दा था, ठीक है, ऊपर ये मुद्दा। जैनेंद्र, मैं एक चीज और आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगा, क्या ये साझा रणनीति, चूंकि महागठबंधन के बैनर तले कांग्रेस और आरजेडी जो है साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनकी है कि पटना का मोर्चा वहां तेजस्वी संभाले। हम वहां भी देख रहे हैं विधानसभा की कार्रवाई जो चल रही है उसमें ठीक वही तस्वीर है जो
कमोबेश संसद की है। तो संसद में राहुल गांधी एंड कंपनी यहाँ पर इसको लेकर माहौल जो है क्रिएट करे और बिहार में तेजस्वी करे। क्या ये साझा रणनीति है? क्या कोई बातचीत हुई है राहुल गांधी और तेजस्वी की इस मुद्दे को लेकर संसद के सत्र से शुरू होने से 1-2 दिन पहले? अब देखिए, राहुल और तेजस्वी की सीधी बात हुई है या नहीं हुई है ये कंफर्म करना मुश्किल है, लेकिन निश्चित तौर पर दोनों अपनी अपनी पार्टियों के शीर्ष नेता हैं, संपर्क में रहते ही होंगे। और आजकल तो व्हाट्सएप से भी आप किसी से मैसेज में बात कर सकते हैं, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन देखिए, दोनों पार्टियों के जो बड़े नेता हैं, बिहार कांग्रेस के जो प्रभारी हैं, बिहार कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, वो उनकी बात और उनके जरिए कांग्रेस नेतृत्व की बात तो तेजस्वी से होती ही होगी। और स्वाभाविक तौर पर जो एसआईआर का मुद्दा है वो विपक्ष के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। और विपक्ष को लगता है कि इसके जरिए जो वोटर लिस्ट को रिवाइज किया जा रहा है, वो दरअसल जो इसमें जो सबसे ज्यादा पीड़ित होंगे, वो गरीब होंगे, वो प्रवासी लोग होंगे, मजदूरी करने जो बाहर गए हैं, उनके घर पे कोई नहीं है या जो घर पे है वो उतने जागरूक नहीं है कि वो उनका वोट जुड़वा सके। तो ये जो वोटर वर्ग प्रभावित होगा सबसे ज्यादा, जो जिन पर खतरा मंडरा रहा है, विपक्ष को लगता है कि ये उसका वोटर है और उसके जरिए वोटर लिस्ट जो रिवाइज होगी उससे उसको नुकसान होगा राजनीतिक तौर पर। यही वजह थी बावन ने कहा कि और दूसरे राज्यों के भी नेताओं को लगता है कि बिहार शुरू हुआ है, बंगाल होगा, तमिलनाडु, साउथ के भी जो नेता है वो शिकायत कर रहे हैं और विपक्ष इसलिए प्रदर्शन कर रहा है। तो स्वाभाविक तौर पर बहुत कम समय है बिहार चुनाव में, और यही दलील भी है कि भाई इतनी जल्दी आप क्यों करवा रहे हैं। एसआईआर से दिक्कत नहीं है, लेकिन इतनी जल्दी क्या है? तो यही वजह है कि चूंकि जल्दी हो रहा है, बिहार में 2 महीने बाद चुनाव भी है, तो विपक्ष को लगता है कि ये हाथ लगा एक अच्छा मुद्दा जिसके जरिए अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को, अपने वोटरों को टारगेट किया जा सकता है, उन तक मैसेज पहुंचाया जा सकता है, एक आक्रामकता दिखाई जा सकती है। आपको कोई मुद्दा चाहिए होता है आक्रामक दिखने के लिए, होने के लिए, तो सड़कों से लेकर सदन तक जो हम कहते हैं वो विपक्ष सही में करता हुआ नजर आ रहा है। पटना से लेकर दिल्ली तक इस मसले पर, पटना से लेकर दिल्ली तक जब इसकी गूंज सुनाई दे रही है, हाउ सीरियस इज तेजस्वी यादव जब वो ये कह रहे हैं कि हम चुनाव बॉयकॉट को लेकर भी विचार कर सकते हैं बाबा, इस मुद्दे को लेकर? देखिए, ये एक नेता का बयान है, मतलब वो दर्शाता है कि सोच कहां तक जा सकती है। मुझे नहीं लगता कि वो चुनाव का बायकॉट करेंगे, लेकिन ये बयान दर्शाता है कि कितना, मतलब एक दल जो है या फिर एक अपोजिशन है बिहार में कितना फ्रस्ट्रेट हो चुका है। उसको लगता है कि अब शायद बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जिस बड़ी संख्या में वोटर काटे गए हैं, मैंने कैलकुलेट करके देखा 60 लाख के करीब नाम कटेंगे। 60 लाख का है, 243 की विधानसभा है, ये 25-26 हजार के आसपास पर विधानसभा आएगा। करेक्ट। और पर बूथ देखिए तो ये करीब 50 के आसपास आएगा। ठीक है। तो और आपको बता दूं कि आंकड़े ये बताते हैं कि करीब 53 सीटें ऐसी थी बिहार में जो कि 5000 से कम वोट पे डिसाइड हुई है, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 25,000 की। लेकिन फिर मेरा इसमें सवाल है, फिर महागठबंधन को ये क्यों लग रहा है कि जो नाम कटेंगे वो उन्हीं के वोटर्स हैं? आपके बहुत अच्छा सवाल है। महागठबंधन को ही नहीं लग रहा है, जो एनडीए है उसके नेता को भी लग रहा है। कुछ नेताओं ने बातचीत की है, प्रशांत बताएंगे, वो मिल के आए हैं। गिरधारी यादव है, उपेंद्र कुशवाहा दबे जुबान में कहते हैं कि समय अभी नहीं था। निजी बातचीत में सभी कहते हैं, क्योंकि वोट सबका कट रहा है। ये प्रक्रिया जो की जा रही है ये इतने कम समय में हो नहीं सकता है। ये तो वही हुआ था कि चुनाव आयोग सेंसस भी कर देते, जैसे चुनाव आयोग अभी पुनरीक्षण कर रहा है, तो फिर नागरिकता भी डिसाइड कर देगा और सेंसस भी कर देगा। ये चीज आज एक सांसद ने कहा कि वो जानते हैं कि 6 लोग वो जीवित हैं, उनका नाम मृतक में है। अच्छा, सबसे बड़ी बात, जो मरे हुए लोगों की संख्या है, इतनी बड़ी संख्या आ रही है, तो चुनाव आयोग ने जो रोल रिवीजन किया है, आंकड़ा भी है, जो रोल रिवीजन किया है, मेरे पास 21 लाख के करीब। तो वो रोल रिवीजन हुआ कैसे? जब आपने रोल रिवीजन कर लिया है विधानसभा चुनाव के लिए, तो फिर ये आंकड़ा कहाँ से आ रहा है? ये किसका काम है? कौन बताएगा? ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है। आपको रोल रिवीजन करना चाहिए था, आपको पहले तैयारी करना चाहिए था। नवंबर में चुनाव है, आज आप बोलते हैं अब जुलाई में कि इतने लोग मर गए, तो आपका रोल रिवीजन, इसका मतलब गलत है। सब कुछ फर्जी हो रहा है। 7 लाख डुप्लीकेट नामांकन इसमें है, 1 लाख के करीब वोटर जो है वो मिल नहीं रहे हैं। ये अभी आंकड़ा है चुनाव आयोग की तरफ से। कहाँ गए वो वोटर? प्रशांत सर, आप बता रहे थे कौन से सत्ता पक्ष के इधर के नेता हैं जो इस प्रक्रिया से हैं तो खफा, लेकिन चूंकि सरकार का ऑफिशियल स्टैंड ये नहीं है कि हम इसका विरोध करेंगे, तो वो मुखरता से नहीं बोल रहे हैं। लेकिन गिरधारी यादव का जो जिक्र कर दिया, कुशवाहा का जिक्र किया बाबा ने, ये तो सत्ता पक्ष के लोग हो गए। ये कैमरे पे तो आप समझ सकते हैं सब, जी, लेकिन 2 नेता कम से कम। और गिरधारी यादव ने तो आगे तक ये बढ़ के कहा कि मुझे खुद दस्तावेज खोजने में, जमा करने में 10 दिन लग गया, उनका बेटा बाहर रहता है। लेकिन बाबा
चुनाव आयोग की तरफ से, हालांकि मैं बात कर रहा था उनसे कि भाई इन आरोपों का क्या जवाब है आपको। अब चुनाव आयोग 2-3 बिंदु कहता है। चुनाव आयोग का ये कहना है, मैं अभी देख रहा था एक आंकड़ा कि बीएलए जो पार्टियों की जो एजेंट होते हैं, उन सबको मतदाता सूची की जो मतदाता सूची है उसकी हार्ड कॉपी बीएलओ को भी दी गई है, और जो पार्टियों के जो एजेंट हैं, और चुनाव आयोग का कहना है कि 23 जून को जितने बीएलए थे, जितने एजेंट थे पार्टियों के, उससे कहीं ज्यादा बढ़ गए। सभी पार्टियों ने अपने अपने एजेंट अपॉइंट किए, और वो सब लगे हुए। जहाँ तक मृत लोगों की बात है और जो लोग नहीं मिल रहे हैं, अभी 20 तारीख को चुनाव आयोग ने उन सभी लोगों की सूची, जितने बीएलएस हैं, जितने पॉलिटिकल पार्टीज के जो एजेंट्स हैं, उन सबको उसकी हार्ड कॉपी उनको दी है। तो अब चुनाव आयोग ये कह रहा है कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट्स को भी देखना चाहिए, और वो देख रहे हैं कि आप अपने वोटर्स को देखें और जुड़वाएं। नहीं, मेरा एक सवाल है, आप सबसे मेरा एक सवाल है कि ये बात तो अभी आप कह रहे हैं कि 99% फॉर्म जमा हो गए। अरे फॉर्म जमा हो गए मतलब कैसे हो गए? वो तो हमने सादा कागज में साइन करके फोटो लगा के दे दिया, वो फॉर्म जमा हो गए। उस फॉर्म का सत्यापन कौन करेगा? वो कैसे डिसाइड होगा कि वो फॉर्म सही है? इसी बात को लेकर तेजस्वी यादव के जो खास सांसद हैं, उनका संजय यादव, उनका ये कहना है कि जितने जो भरे जा रहे हैं फॉर्म, जो भरे जा रहे हैं, ये फर्जी भरे जा रहे हैं। आप किसी भी बीएलओ को फोन करके, कई जगह से ऐसी वीडियोस आई हैं, क्या इतने ये डुप्लीकेट हो रहा है और बहुत फर्जी इसी तरह से डाउनलोड किया जा रहा है, और ये सीधे सीधे आरोप लगा हिमांशु सर, कि चुनाव आयोग जिस तरह का काम कर रहा है वो फर्जी काम कर रहा है, हिमांशु, और कोई भी इस बात को जो पुख्ता सत्यापन का काम नहीं हो रहा है। ये जो चुनाव आयोग की चुप्पी है और जो चुनाव आयोग क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहा है, जब एक इतनी कंफ्यूजन की स्थिति है मतदाताओं से लेकर तमाम राजनीतिक दलों में, तो ये कहीं ना कहीं जो बार बार वो विश्वसनीयता पर सवाल का एक स्टैंप चुनाव आयोग पर लग रहा है, वो तो उसको और डबल ही करता हुआ नजर आ रहा है। क्या वजह है कि चुनाव आयोग उस तरीके से खुलकर अपना पक्ष नहीं रख रहा है, या फिर इस पूरी प्रक्रिया को जो टाइमिंग पर सवाल बार बार उठा रहे हैं उसको लेकर भी कहा जा रहा है? देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि प्रशांत बेहतर बताएंगे कि चुनाव आयोग हर दिन लगभग डाटा रिलीज कर रहा है, और बहुत सारे सवालों के जवाब इशारों में चुनाव आयोग के प्रेस स्टेटमेंट में आ रहा है इस बात को। दूसरी बात यह है कि मैटर सब जुडिस है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जब हियरिंग हुई, मैं वहाँ पर मौजूद था, और शायद 28 तारीख को इस पर सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई होनी है। उस सुनवाई में क्या संभावना बनती है? क्या प्रक्रिया ये तो सुप्रीम कोर्ट को तय करना है, पर उन्होंने ये कहा है कि ड्राफ्ट रूल्स जो है उसको आप पब्लिश नहीं करेंगे जब तक हम मंजूरी नहीं देते। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग होगी इस प्रक्रिया पे। पिछली बार जिस तरह से लंबी सुनवाई हुई थी, मुझे याद है करीब 3.5 घंटे तक सुनवाई हुई थी, और आधार को लेके सबसे ज्यादा, और बाद में उन्होंने बोला भी कि आप विचार कीजिए कि आधार को भी एक लेकिन फिर कई जगह से खबरें आई कि चुनाव आयोग के अधिकारी नहीं मान रहे हैं। और जैसा मनोरंजन सर बोल रहे हैं, इसमें बहुत सारे कानूनी सवाल हैं। पहला सवाल ये है, जो अभिषेक मनु सिंह भी बोल रहे थे, और विवेक तनखा, वो भी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, कि किसी भी व्यक्ति की नागरिकता चुनाव आयोग कैसे तय कर सकता है? वो तो गृह मंत्रालय का विषय है। और आप बीएलओ स्तर के अधिकारी को अगर ये अधिकार देंगे कि वो आपकी नागरिकता को तय करे, तो फिर बहुत सारे उसके साथ सवाल उठेंगे। दूसरी बात ये, मैंने संजय झा का आज इंटरव्यू किया, उनका ये कहना था कि 1 महीने तक चुनाव आयोग ने कहा है कि सभी राजनीतिक दलों के पास ये मौका होगा कि वो अगर इसके बारे में कोई अपील करना चाहते हैं, या कोई वोटर को लगता है कि उसका नाम गलत तरीके से काटा गया है, तो उसके पास 1 महीने का वक्त होगा कि वो जाके अपनी शिकायत आप कर सकते हैं। लेकिन सवाल वही है जो इसके पहले आप सब चर्चा भी कर रहे थे, कि आज जो धर्मेंद्र यादव है, अखिलेश यादव के कजिन ब्रदर हैं, और समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि अगर चुनाव आयोग कहता है कि 21 लाख लोग मृत पाए गए इस सर्वे के दौरान, तो उनके डेथ सर्टिफिकेट को सार्वजनिक करना चाहिए। और मुझे लगता है आरजेडी के सांसदों ने भी ये बात आज संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि जी, मैं कहता हूँ कि बिहार यूपी में कहाँ डेथ सर्टिफिकेट होता है भाई? आप 1 मिनट रुकिए। एक आप जन्मदिन का सर्टिफिकेट मांगते हो 2003 के पहले का। बिहार में मालूम है जन्मदिन डेट ऑफ बर्थ रजिस्टर करने का आंकड़ा कितना है? 16% है। नेशनल एवरेज 62% है। कहाँ से रजिस्टर करके देगा? और मैं आप इसका जवाब दीजिएगा। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक, मेरा सवाल है, ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं किया? आप इतना बड़ा एक्सरसाइज कर रहे हैं। कंफ्यूजन की स्थिति है, आप रोज क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं दे रहे? 1 मिनट, आप रोज एक चिट क्यों पकड़ा देते हो? बिल्कुल नहीं। आप खुल के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए ना, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, हमसे हम सवाल करेंगे, आप हमको जवाब दीजिए। इसी
पॉइंट पे हम लोगों ने ये पूछा हाँ। कि ये शिकायतें आ रही हैं कि भाई आप एक दिन आप 11,000 मृत पाएंगे और अगले ही दिन एक रिलीज आता है जिसमें 1 लाख हो गया हाँ। मृत नहीं जो नहीं मिले घर पे। हाँ। ऐसे लोगों की संख्या 11,000 थी 22 तारीख को शायद, और अगले दिन एक रिलीज आता है 1 लाख संख्या बढ़ जाती है। तो इतनी जल्दी ये कैसे बढ़ सकता है? चुनाव आयोग ये कह रहा है कि जो भी मृत पाए गए, जो नहीं है, अगर पुलिस जो बीएलएस हैं या जो और भी जो अभी बीएलओ के ऊपर ये मामला जाएगा, जो ईआरओ होते हैं, जो एसडीएम लेवल के जी, उनको अभी आगे की कार्रवाई करनी है। उसके बाद फिर वो डीएम जो डीईओ डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर होता है उसको फाइनल लिस्ट बना जो 30 सितंबर को रिलीज होगा। उनका ये कहना है कि अगर किसी पार्टी को लगता है 1 अगस्त को हम ड्राफ्ट लिस्ट दे देंगे, किसी पार्टी को लगता है कि नहीं हमने कहा ये फला मतदाता मृत है लेकिन आप लेकर आए कि नहीं जी ये तो जिंदा है, तो 1 महीना का समय है, आप लाइए हम उसको इंक्लूड करेंगे। ये चुनाव आयोग का कहना है। ये और वही तो सवाल है, 2024 का जो चुनाव हुआ वो फर्जी था क्या? बाबा ये तो राजनीतिक सवाल है, लेकिन वही सवाल तो पूछा जा रहा है। लेकिन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो SSR हर अरे कराइए ना, पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रही है? पॉलिटिकल पार्टी तो यही कह रही है ना जी कि आप ये रिवीजन कराओ, आप उसी समय करा लेते हैं। समय को लेकर तो टाइमिंग को लेकर ही सवाल है और बवाल है। नहीं, टाइमिंग में चंदन एक सवाल था। मैं 1 मिनट, मैं एक चीज केवल जोड़ दूं, मैं यहाँ इस प्रोग्राम क्योंकि मेरी भी कई विपक्षी नेताओं से बात, उन्होंने कहा प्रक्रिया से दिक्कत नहीं है, टाइमिंग जो टाइमिंग है। से दिक्कत है। चंदन नेता मैं इस प्रोग्राम के पहले मैंने 2-3 मित्रों से बात की जो बिहार में हैं। हाँ दरभंगा के एक मेरे मित्र ने कहा जो सब लोग कह रहे हैं कि उनके यहाँ कोई नहीं आया। मैं ना अभी तो करेक्ट नहीं आया, लेकिन वो बीएलओ चूंकि उनके परिवार को जानता था। हाँ करेक्ट हो रहा है। पटना के लेकिन एक मेरे मित्र ने कहा कि बीएलओ बजाबता उनके घर पे आया था, फॉर्म देकर गया, वो जो सारी प्रक्रिया हम लोग सुन रहे हैं उसको वहाँ फॉलो किया। लेकिन पटना के मित्र ने कहा कि बीएलओ ने उनसे कहा कि भाई उनका जो बेटा था वो बेटा गया हुआ था पटना से ज्यादा दूर नहीं एग्जाम देने। तो उसने कहा कि उसका जो नाम है सिग्नेचर या जो भी नाम खुद ही भर दिया, नहीं अगले दिन हो जाएगा। हाँ। वो तैयार हो। शाम को बीएलओ का फोन आया कि मुझ पर ये दबाव है, बोलिए कि इसको जल्दी से जल्दी करना है तो आज ही ये दे दीजिए। तो समय का वो जो एक महीना समय, एक तो पूरी चंदन इसमें एक रेफरेंस में देता हूँ आपको, महत्वपूर्ण बात कि पिछली बार जो रिवीजन हुआ था प्रशांत 2003 में हुआ था, लोकसभा चुनाव से 1 साल पहले, ठीक है, और बिहार में विधानसभा चुनाव 2005 में हुआ था। करेक्ट जी, तो 2 साल पहले पिछली बार विधानसभा चुनाव के ये प्रक्रिया बिहार में की गई थी, माने जो पिछला रिवीजन था, ठीक है। उस वक्त कोई विवाद नहीं हुआ था प्रशांत, मुझे याद आता है, ऐसा कोई विवाद नहीं हुआ था यहाँ, और इसलिए टाइम का इशू एक है। यहाँ जो मेन मुझे इशू समझ आ रहा है वो ये, एक तो टाइमिंग और दूसरा कि आपने इतने कम समय में जो बीएलओ को इतना एम्पावर कर दिया। आप कुछ कह रहे थे जैनेन्द्र? वही मैं भी इसी में जोड़ रहा हूँ। ठीक है, चीज टाइमिंग ही है। ठीक है। टाइमिंग को लेकर के उठ रहा है, अभी बारिश का वक्त है। और राजीव सर आप जी, पर इसमें एक छोटी बात मैं बोलना चाहता था जी। हाँ, आप में से कितने लोगों का, किसी का बचा है क्या अभी बिहार में वोटर आई कार्ड? हाँ मैं अपनी बात हाँ दिल्ली में लगभग 16 साल से रह रहा हूँ। ठीक है, 16 साल कुछ वक्त से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, लेकिन मेरा वोटर कार्ड जो है वो बिहार का ही है। तो आपको फोन वोन आया? नहीं तो मैं वही बता रहा हूँ, आज लास्ट डे है, हाँ आज आखिरी दिन है। हाँ और जी जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है हमारी पत्रकारों वाली, हाँ वो सुबह निकलते हैं, शाम को आप आते हैं, ठीक है, आप कॉपी फाइल कर रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मुझे छुट्टी नहीं मिली है, हाँ लास्ट डे कर लेंगे। लेकिन एक थॉट मेरे दिमाग में है हाँ, कि चलो छोड़ो, आप दिल्ली में ही बनवा लेते हैं। 16 साल अभी तक आप बिहार में वोट कर रहे थे? पर चंदन इसमें एक वोटर आई कार्ड था विधानसभा चुनाव कवरेज के लिए जाता था जी, तो अपने गांव जाकर के वोट डालता था, वोट डालते लाइव भी करता था जी। तो वो एक भावनात्मक एक जुड़ाव की वजह से वो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने चंदन एक चुनाव को मौका बना रखा था कि वो घर जाकर वोट करें। जी हाँ कि आज आखिरी दिन है, हाँ शायद मैं अप्लाई कर दूं, अच्छा, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में है कि अब चलो अब दिल्ली में ट्रांसफर करवा तो लेते मैं आपको छुट्टी देता हूं, आप जाइए इस प्रोग्राम के बाद और आप उसको अप्लाई कीजिए, अप्लाई कर लीजिए। एक मिनट, राजीव सर कुछ कह रहे हैं, एक मिनट, जैनेन्द्र ऑनलाइन अप्लाई कर वो कह रहे हैं कर देंगे शाम में। चंदन एक और बात कहूँ, जो सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, चाहे चिराग पासवान की बात करें, चाहे संजय झा की बात करें, उनका ये कहना है कि विपक्ष बार बार आरोप लगा रहा था कि महाराष्ट्र में ठीक नहीं हुआ है, जो मतदाता सूची में रिवीजन नहीं हुआ है, और हम यहाँ तो ठीक कर रहे हैं। बिहार में बहुत सारे घुसपैठिए लोग हैं जो बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या है, उनको वोटर लिस्ट में नाम दे दिया गया, हम तो ठीक कर रहे हैं, दुरुस्त कर रहे हैं, इसमें क्यों एतराज है? कुछ गलत हो तो बताइए। ठीक है, मुझे बाबा को कहीं निकलना है, लेकिन तो मैं एक छोटा बात अगर बोल दूं, आप अनुमति दे कि सुप्रीम कोर्ट में जब पिछली बार हियरिंग हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट के जो 2 जज हियरिंग कर रहे थे उनमें से एक ने ऑब्जर्व किया था कि अगर आखिरी मौके पर आप कहेंगे कि किसी का नाम डिलीट हो गया है, करेक्ट, तो क्या उसके पास इतना समय
समय होगा कि वो अपील कर सके लीगली और रिड्रेसल की कोशिश कर सके। ठीक है बाबा। मैं केवल जो बात राजीव ने कही, जो बात कहा जा रहा है सीमांचल, अपने दर्शकों को बता देता हूँ, बिहार के दर्शक तो जानते ये हैं। घुसपैठी वाला कहाँ से आया? कौन से सूत्रों के हवाले से ये जो खबर चली? चुनाव आयोग ने इसको लेकर ना कुछ ऑफिशियली कहा। हो सकते हैं आए हो। देखिए 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट है बिहार के जो सीमांचल है, केवल 24 विधानसभा है। लोगों को लगता है बड़ा हवा बनाया हुआ है, अरे 243 में केवल 24 विधानसभा है। जिसको इशू बना रहा है कि नहीं, अरे ऑफिशियली है या नहीं? तो आप ही की तो सरकार है 20 साल से, तो आप ही की तो सरकार है। कहाँ से आ गए? पैदा हो गए क्या यहाँ पे? आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। कहाँ से घुस रहे हैं बांग्लादेश? सही बात। कौन घुसा रहा है बांग्लादेश? रोकते काहे नहीं है? रुके तो फिर कागज कहां से बनवा लिया? तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट के बहाने पूरे बिहार में किया जा रहा है और परिणाम जो है बहुत चौंकाने वाले ठीक है। लाखों के आप वोट। बाबा जाएं उससे पहले एक सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या अगले उपराष्ट्रपति बिहार से होंगे? जी नहीं, अगले उपराष्ट्रपति बिहार से नहीं होंगे। क्योंकि ऑलरेडी हरिवंश जी हैं डिप्टी चेयरमैन, तो बीजेपी के होंगे, खांटी बीजेपी के होंगे। इस बार कोई बीजेपी रिस्क नहीं लेने वाली है और आरएसएस बैकग्राउंड के होंगे। और नोटिफिकेशन हो गया, आपको लगता है अगले महीने शायद या सितंबर में उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाए। ठीक है, अब बाबा को हम इजाजत देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा हमारे साथ जुड़ने के लिए। थोड़ी देर और हम इस चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। हाँ। अभी याद है कि लोग कमेंट में जरूर लिखेंगे। आपने कहा ना राहुल और तेजस्वी की बात हुई क्या? हाँ। ताकि मैं कंफर्म नहीं कर सकता। अभी तो मीटिंग हुई थी, बकायदा इंडिया अलायंस की मीटिंग। करेक्ट जूम पे। और उसमें तेजस्वी नहीं, बाकी नेताओं ने सबने अपनी अपनी बातें रखी थी। तेजस्वी ने एसआईआर पर ही बात रखी थी, तो बकायदा मीटिंग करके इन्होंने स्ट्रेटजी बनाई है। मैंने बस करेक्ट कर दिया ताकि कमेंट में ठीक है, रिपोर्टर को पता नहीं। ठीक है। आप हाँ एसआईआर की बात एक मिनट फोन माइक में। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है कि ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम पर अगर जिस दिन पार्लियामेंट में चर्चा की शुरुआत होगी, उम्मीद है कि सोमवार से चर्चा की शुरुआत होगी, तो उसमें आपको ये दिखेगा कि विपक्ष के जितने भी सांसद हैं या विपक्ष के दल हैं, उसमें आपको एक रूपता नहीं दिखेगी। क्योंकि कई सारे विपक्ष के नेता जो हैं सरकार का पक्ष रखने के लिए, भारत का पक्ष रखने के लिए विदेश गए हुए थे। तो वो कैसे ऑपरेशन सिंदूर में भारत मतलब सरकार की आलोचना करेंगे, ये बड़ा देखने वाली बात होगी। और यही वजह है कि विपक्ष ने जानबूझकर या कह सकते हैं या सोची समझी रणनीति के तहत केवल पहला दिन यानी सोमवार के दिन जो है केवल सत्र नहीं चलने दिया ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम को लेकर। लेकिन जैसे ही वोटर लिस्ट रिवीजन का मुद्दा आया, इसमें सारे विपक्ष दल एक साथ हो गए और उन मुद्दों पर एकजुटता वैसे नहीं थी। बिल्कुल नहीं है। और जिस दिन आप देखिएगा ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम पर चर्चा शुरू होगी, तो सरकार का विरोध कैसे करेंगे ये देखने वाली बात होगी। चाहे ओवैसी की बात करें, चाहे सुप्रिया सुले की बात करें, या बाकी जो दूसरे पार्टी के नेता गए थे सरकार का पक्ष या भारत का पक्ष रखने के लिए बाहर। जी प्रशांत सर, आपको भी शायद नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं तो नहीं, आपको कहीं जाना तो नहीं है? मुझे तो जाना है तो जाने से पहले एक जवाब दे दीजिए, ये इतना प्रेम कांग्रेस में कैसे जगदीप धनखड़ को लेकर अचानक से आ गया? ये आज कई लोग सवाल पूछ रहे हैं। आज ये खबर आई कि जगदीप धनखड़ को डिनर के लिए बुलाया जा रहा है। मुझे याद है पिछले सेशन या उसके पिछले सेशन में उनको रिमूव करने के लिए, उनको पद से हटाने के लिए इन्हीं विपक्षी नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन रिजेक्ट हो गया था। हाँ, रिजेक्ट नहीं, उस पर आगे बात नहीं बढ़ी, उसका कुछ स्वीकार नहीं हुआ था। होता है उसमें बात फंस के रह गई। लेकिन इसी विपक्ष ने और आरोप क्या लगाया था? आरोप लगा था पक्षपातपूर्ण रवैये का। जगदीप धनखड़ पे आरोप लगा था कि वो पक्षपात करते हैं, वो ट्रेजरी बेंचेस के पक्ष में बातें करते हैं इसी को लेकर। लेकिन ये अब समय का फेर है, समय की बात है। अब कांग्रेस को लग रहा है कि जिस तरीके से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है, कई लोग ये भी कह रहे हैं, अब चूंकि इस तरह की बातें हो रही है, इनफॉर्मल टॉक भी होता है हम लोगों के बीच में, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जगदीप धनखड़ ने जो इस्तीफा दिया है उसकी जड़ में कुछ कांग्रेस के मेंबर भी शामिल हैं। जगदीप धनखड़ उनके साथ मिलके कुछ वो उनकी बातों में आ गए और क्या क्या बातें हुई। मैं आपके पास आता हूँ हिमांशु सर। जैनेंद्र, ये जो पूरा जगदीप धनखड़ के प्रकरण के बाद से हम जयराम रमेश को एक्टिव देख रहे हैं, जहां इतनी सहानुभूति वो प्रकट करते नजर आ रहे हैं कि जैसे अगर धनखड़ के बाद सबसे ज्यादा किसी को दुख हुआ है तो जयराम रमेश हैं, ऐसा एक पोर्ट्रेल जो है वो नजर आ रहा है। क्या कांग्रेस की रणनीति है कि इस बहाने एक बार फिर से सरकार को घेरे और इतना उकसाएं कि कुछ सच कहीं से बाहर आए? देखिए चंदन, आप भी पत्रकार हैं, हम सब पत्रकार हैं, और सब लोग, न सिर्फ पत्रकार, ज्यादातर लोग पूरा देश। अगले दिन जब आप लोग संसद में थे, चर्चा क्या थी? व्हाट वाज इन द एयर? संसद ही नहीं, हर जगह यही चर्चा थी। सोमवार शाम से ही ये अचानक इस्तीफा क्यों हुआ? शाम को तो 9:30 बजे इस्तीफा हुआ। उसको शाम ही मान लीजिए, देर शाम। अच्छा ठीक है समझ गया। तो
ये इस्तीफा क्यों हुआ उसकी वजह हेल्थ बताई गई है, स्वास्थ्य कारण बताया गया, लेकिन अभी भी वो चीज लोगों के गले नहीं उतरी है। जी। और ये तो सवाल है सबके मन में। तो कांग्रेस सियासत के नजरिए से कहें तो भी और अदरवाइज भी ये जिज्ञासा आपके मन में भी होगी कि भाई जगदीप Correct. धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया, तो वो सवाल तो पूछा जा रहा है। और वही बात है, देखिए कांग्रेस को जयराम रमेश को सियासत करनी है, पॉलिटिक्स करनी है। जब जगदीप धनखड़ के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन का प्रस्ताव था, तब निशाने पर जगदीप से ज्यादा सरकार थी। करेक्ट। क्योंकि विपक्ष को लगता था कि सरकार के इशारे पर ये हाउस में इस तरीके से करते हैं, हमें नहीं बोलने देते। जी। और अब जब उनका इस्तीफा हो गया है और सरकार पर उंगली उठ रही है और मतभेद की बातें आ रही हैं, कांग्रेस को फिर से, विपक्ष को फिर से एक मौका मिला है ये दिखाने का कि देखिए सब कुछ ठीक नहीं है। तो ठीक है। कुल मिलाकर और एक मुझे लगता है कि वो जो जगदीप धनखड़ जाट हैं, तो कांग्रेस वो एक नाराजगी, हाँ ठीक है, होगा कि ऐसा दिखाएं कि भाई सरकार ने जाट, ठीक है। जाट को लेकर। हिमांशु सर, एक चीज जो नजर आई कि इस्तीफा हुआ, उसके तकरीबन 12-13 घंटे बाद प्रधानमंत्री का एक फॉर्मल पोस्ट आया। पूरे बीजेपी की मशीनरी, टॉप लीडरशिप से लेकर नीचे तक के कार्यकर्ता लिप लॉक्ड हैं। ये अनुशासन ऊपर से है या फिर अंदर सबको पता है हुआ क्या? वो जो 10-10 के ग्रुप में बुलाकर सिग्नेचर की बात है, वो कहाँ तक सही है? देखिए बहुत मुश्किल है, वो खबर सूत्रों के हवाले से आई थी, पर आपका कहना बिल्कुल सही है। और मुझे याद है कि इस पूरे प्रकरण के दौरान एक बीजेपी के सांसद है रवि किशन, उन्होंने मेरे इंटरव्यू में ये बात कही बिल्कुल कि जब उपराष्ट्रपति ने कहा है कि स्वास्थ्य मेरा खराब है और स्वास्थ्य की वजह से मैं इस्तीफा देना चाहता हूं, तो फिर विपक्ष इस तरह के सवाल क्यों उठा रहा है? क्या आप चाहते हैं कि जो व्यक्ति बीमार हो गया है वो आके यहाँ पर लेट जाए संसद में? वो कैसे काम करेगा? ये एग्जैक्ट टर्म्स हैं रवि किशन के। पर आपने बिल्कुल सही कहा कि रवि किशन के अलावा किसी और बीजेपी के नेता ने, और प्रमुख नेता को तो छोड़ दीजिए, उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं बोला है। करेक्ट। जो अपने आप में मुझे लगता है कि बहुत सारे सवाल हम कह सकते हैं कि उठता है राजनीतिक तौर पे, क्योंकि स्पष्ट नहीं है। क्योंकि देखिए उस इस्तीफे की चिट्ठी जब उन्होंने 9:25 पर ट्वीट किया, उसके बाद से आज तक न जगदीप सिवाय धनखड़ प्रधानमंत्री के किसी ने कोई, न जगदीप धनखड़ ने उसके बारे में बात अच्छा, वो की है। घर से निकले ही नहीं है क्या इस्तीफे के बाद से? अब मुझे ये पता नहीं है, पर प्रशांत- दिखे नहीं है, सार्वजनिक तौर पर दिखे नहीं। जी राजीव सर। मैं दो तीन चीजें बताना चाहूंगा। एक तो जीनू में जब गए हुए थे अभी कुछ दिन, जी करेक्ट। गए हुए थे, तो उसमें उपराष्ट्रपति जी ने साफ तौर पर कहा कि मैं अपने जो समय हमारा 2027 में रिटायर करूंगा। करेक्ट। कोई इशारा नहीं किया। हाँ, जिस दिन पार्लियामेंट, डिवाइन इंटरवेंशन का जिक्र किया था खाली, बोले कि अगर ऊपर से ऐसा- Despite- ईश्वरीय शक्ति। बिल्कुल। और यहाँ उस दिन सेशन की बात करें, संसद की बात करें, तो जो भी संसद की कार्रवाई होती है, यानी राज्यसभा की जो कार्रवाई होती है, सारे कार्रवाई में बकायदा हिस्सा लिए हुए। उन्होंने बकायदा बीएससी की मीटिंग बुलाई, कि सबको कहा कि सब लोग आइए, Correct. और उसके बाद चर्चा करते कि आखिर राज्यसभा की कार्रवाई क्यों नहीं चल रही है। उसमें कहा यह गया कि सत्ता पक्ष के कुछ लोग नहीं पहुंचे, जो नेता नहीं पहुंचे, उससे कहीं न कहीं खपा हुए। हालांकि दूसरे सूत्रवादी नहीं, उनको पहले बता दिया गया था, लेकिन जो राज्यसभा के कई सारे मेंबर हैं, नाम अगर गिनाना चाहो तो बहुत एक लंबी फेरिस्त है। सत्ता पक्ष से लेकर, सत्ता पक्ष के लोग नाम नहीं बता रहे, विपक्ष के जितने लोग बोले कि अगर स्वास्थ्य ग्राउंड, वो तो सबको एविडेंट है। कार्रवाई के करेक्ट। कहीं न कहीं सारा जरूर करते, लेकिन यह बात किसी को हजम नहीं हो रही। वो 7 बजे एक्टिव थे उस दिन। वजह जरूर मुझे लगता है कि जी, इसका खुलासा कोई न कोई, चूंकि आने वाले दिन में शायद जी, खुद ही कर पर दें इसी वो। में एक इंटरेस्टिंग चीज मैं कहना चाहता हूँ, जैनेंद्र और प्रशांत मुझे करेक्ट कर सकते हैं कि जयराम रमेश ने जो ट्वीट किया इस प्रकरण पे, पूरा तो उसमें लिखा टाइमलाइन था कि बताया उन्होंने, 7:30 बजे तो मेरी बात हुई है हाँ, उनसे। टाइमलाइन पूरा तो बताया। 7:30 बजे तक तो उपराष्ट्रपति विपक्ष के स्वस्थ सांसद थे। से बात किए थे उन्होंने संसद की रणनीति पे, और उनकी बहुत तबीयत भी ठीक थी, बेहतर। 7:30 हाँ, पर बजे मुझे तक। लगता है देखिए इसमें एक महत्वपूर्ण सवाल है, एंड मेरे कलीग्स भी बहुत साल से कवर करते रहे हैं कि इस पूरे प्रकरण में ये सवाल बहुत साफ तौर पर सामने आया है कि जो संतुलन बनाने की एक संवैधानिक जिम्मेदारी होती है उपराष्ट्रपति की सदन में, उसमें वो कोशिश तो उन्होंने बहुत की। पहले जिस तरह से उनका रुख रहा, विपक्ष ने नाराज होकर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने मोर की लॉयल कोशिश देन की। किंग वाला फिर जब अविश्वास प्रस्ताव आया तो उसके बाद सरकार को लगने लगा कि ये थोड़ा विपक्ष की तरफ सॉफ्ट हो रहे हैं, Correct. जिसके बाद उनका इस्तीफा हुआ, लेकिन वो संतुलन बनाने में ठीक है। सफल नहीं हो पाए। ठीक है। नहीं चंदन, ये तो कोई इस पर बहस की गुंजाइश ही नहीं है। हाँ। जो उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य कारणों से, ठीक। ये हम लोग भी जानते हैं, सब लोग को पता है कि ये मैं अब चूंकि इसको कंक्लूड करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, तो अब मैं आप सभी से चाहूंगा, आपके हिसाब से कौन संभावित नाम जो है नजर आ रहे हैं? नहीं चंदन, इसमें एक दो तो आपको, आप लोग पावर कॉरिडोर्स में घूम रहे हैं, संसद में आप लोग पूरा समय बिता रहे हैं, जिनका नाम चलेगा उनका नाम कट जाएगा। चंदन क्यों चाहते हैं? अरे फिर भी कोई एक नाम तो आप, था, हाँ। लेकिन बाबा ने ठीक कहा कि बिहार से ऑलरेडी
नीतीश कुमार नहीं बनेंगे, क्लियर है ये? प्रशांत सर, ये क्लियर है नीतीश कुमार नहीं बनेंगे? वो बिल्कुल नहीं बनेंगे। एक और खबर मैं दे दूं, कि एक चर्चा उसी दिन हाँ। ये प्रस्ताव गया था, मुझे बहुत ही विश्वास सूत्रों ने बताया कि एक चर्चा ये हुई और संभवतः ये प्रस्ताव भी था कि क्यों न हरिवंश जी को ही उपराष्ट्रपति बना दिए। मेरी जानकारी है कि राष्ट्रपति से मिले भी, वो तो करेक्ट, इसलिए मिले थे क्योंकि कर्टिसी वो कॉल। रोल में हाँ, रोल में हाँ, आ गए थे। लेकिन मेरी जानकारी ये है कि शायद वो अब मामला नहीं हो, किसी लेवल पे वो मना कर दिया गया। तो ठीक है। लेकिन मुझे भी कहीं और वो जो एक मुलाकात की खबर आई थी, जो जेडीयू के सांसद से मिलने गए थे, रामनाथ ठाकुर से, उनसे भी जेपी नड्डा गए थे, वो किसी और मीटिंग के सिलसिले ठीक में है। गए थे उनके घर पे कल। लेकिन फिर संजय झा जो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, हाँ। वो भी जाकर मिले। तो यू नेवर नो, अब उसको रूल आउट नहीं कर सकते। लेकिन अभी ठीक है। प्रधानमंत्री आएंगे तो औपचारिक बैठक होगी। हाँ। लेकिन एक मुझे कहीं निकलना है, हाँ। टाइटल नोट पे मैं एक बात कर दूं। जी। सूत्रों पे इतना बदनाम नहीं करिए। हम लोग सब लोग पत्रकार हैं, और जब से पत्रकार करेक्ट। तब से सूत्रों से ही खबरें चल रही हैं। और तेजस्वी यादव जो सूत्र को कुछ और कह रहे हैं, हाँ। उन्होंने ही कई खबरें सूत्रों से ही चलवाई है। और उनके पिताजी भी चलवाते ठीक है, यहाँ पर मैं आप सारी पार्टियां चलवाती हैं। बिल्कुल करेक्ट बात है ये, करेक्ट। मैं जैनेंद्र, हम लोग बदनाम नहीं, बिल्कुल हम लोगों की रोजी रोटी चलती है सूत्रों से। तेजस्वी तो चलिए ठीक है, वो तो उन्होंने हाँ। से कह दिया, लेकिन स्पेशली वो पत्रकार सूत्रों की ज्यादा खिल्ली उड़ाते हैं जो अदरवाइज उन्होंने कभी कोई खबर नहीं। करेक्ट। मैं एक चीज मैं कंक्लूड ही करूंगा, प्रशांत से तरफ आप उठेगा। जैनेंद्र, कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी इस वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में? क्या अभी से इसको लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं कि जो पूरा एक मजबूती इस मॉनसून सत्र में दिख रही है, क्या वो आंकड़ों में कांग्रेस इस उपराष्ट्रपति चुनाव में कर पाएगी, या फिर कोई ऐसा कैंडिडेट होगा जिसको वॉकओवर देगी? इस मैच का नतीजा सबको मालूम है। उपराष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट करते हैं? लोकसभा के जो सदस्य होते हैं और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, नामित सदस्य भी। तो लोकसभा में भी एनडीए को बहुमत है, राज्यसभा में भी एनडीए को बहुमत है। तो जो भी एनडीए का उम्मीदवार होगा, स्वाभाविक तौर पर उसकी जीत होगी। और बल्कि इधर से कौन उम्मीदवार होगा, कोई चर्चा? बल्कि कुछ पार्टियां तो उपराष्ट्रपति चुनाव में पाला भी बदल लेती है। जैसे अगर कोई महाराष्ट्र से हुआ तो जो करेक्ट उधर आ जाएंगे। ममता बनर्जी को देखा हमने। हाँ, ममता बनर्जी से इतना उनका 36 का आंकड़ा था, हाँ। उनके चुनाव में ममता बनर्जी ने विपक्ष के साथ वो नजर नहीं आई। तो समीकरण बदलते हैं, लेकिन एनडीए का ही उपराष्ट्रपति। कोई नाम इधर से फाइनल ये लोग कर रहे हैं? इंडिया अलायंस की एक बैठक होने जा रही है। वो संसद सत्र से पहले एक वर्चुअल बैठक हुई थी, उसमें ठीक। तय हुआ था कि अगस्त के पहले हफ्ते में हम लोग दोबारा बैठेंगे और प्रॉपर जो मीटिंग होती है उसमें मुझे लगता है उसी बैठक में एक चर्चा होगी। और तब तक सत्ता पक्ष से कौन नाम आता है, कहीं ना कहीं उसका इंतजार करेंगे। देखिए चंदन, इसमें और एक मैं व्यक्ति सामने एक साझा उम्मीदवार जरूर होगा। हाँ, एक मैं इसमें एक छोटा सा एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं। हाँ। मैंने कल अखिलेश यादव से पूछा था, जब मैं उनका एक इंटरव्यू कर रहा था, जी। तो उन्होंने कहा कि देखिए अभी इंडिया ब्लॉक में इस मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई है, और जब हम सब एक साथ बैठकर साझा रणनीति तय करेंगे। पर इसमें देखिए 2-3 बातें हैं। प्रशांत, आप करेक्ट कर सकते हैं अगर मैं सही नहीं बोल रहा हूँ, कि पहली कोशिश होती है कि सबके सहमति से एक उम्मीदवार हो, और इसमें पहले जो इस 10 साल के सरकार के टेन्योर में नहीं दिखा है। प्रधानमंत्री विदेश में है, मालदीव्स में है आज, सत्ताधारी दल को पहले एक नाम पे सहमति करना होगा। और अभी भी वहां तो एक एनडीए की अलायंस गवर्नमेंट है, तो पहले बीजेपी लीडरशिप को अपना एक कैंडिडेट तय करना ठीक होगा, है। फिर वो अलायंस पार्टनर से जी। बात करेंगे, फिर उसके बाद विपक्ष के सामने वो नाम रखा जाएगा। अगर वो स्वीकार्य नहीं होता है विपक्ष को, तब फिर उस पर विपक्ष फिर आपस में बैठक करेगा, फिर उस पर, इसमें समय लगता है, अभी समय है इसमें। ठीक है। लेकिन अभी इस पर विपक्ष की, मुझे लगता है आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, अखिलेश यादव ने कैमरे पे कहा है कि अभी इस पर हमारी कोई बैठक नहीं हुई, कोई चर्चा नहीं हुई। राजीव सर, हाँ, of मैं course। एक सवाल पूछूंगा। जैसे मान लीजिए कि रामनाथ ठाकुर होते हैं, Correct। बहुत ही पिछड़े वर्ग से, हाँ। बिहार में चुनाव है। कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं। हाँ। अगर वो उम्मीदवार होते हैं तो कौन ये गलती करेगा कि उनके खिलाफ कोई कैंडिडेट खड़ा करेगा? कम से कम बिहार ठीक है, मैं राजीव सर चंदन, इस सवाल को कंक्लूड करूंगा आप ही से, और इस पूरे डिस्कशन को, आज के बिहार बोले को, क्या देश के वर्तमान रक्षा मंत्री अगले उपराष्ट्रपति हो सकते हैं? इसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन नकारा भी नहीं जा सकता है। सूत्र फिर हमें बता रहे हैं कि एक दफा उनको पहले ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने इच्छा नहीं जताई थी। लेकिन साथ में यह भी आपको बताएं कि बीजेपी के पास अभी 2 बड़े फैसले लेने हैं। एक बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, और दूसरा उपराष्ट्रपति कौन होगा। तो संभवतः कुछ जो शीर्ष नेता है, क्या ये जो 2 खाली पद हैं, और भी कुछ पदों में
वैकेंसी क्रिएट करेंगे? नहीं, वो तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल अगर बता दें कि अगर किसी एक आदमी को उपराष्ट्रपति बनाया जाता है तो कोई दूसरा बड़ा आदमी जो नाराज ना हो उसको मतलब बीजेपी अध्यक्ष बनाएगा। तो दोनों समीकरण को देखकर ही कुछ न कुछ बनाया जाएगा। राष्ट्रपति की बात, ये उपराष्ट्रपति की बात करें या चाहे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें, तो दोनों को देख के बीजेपी अपने मन मुताबिक फैसला लेगी। और साथ में यह भी ध्यान रखेगी कि जिस तरह से उपराष्ट्रपति जो है, जिस तरह से अति सक्रिय हुआ करते थे, जो बात कहने की शीर्ष नेतृत्व, ये तो इस बार क्लियर है ना राजीव सर की जो भी उपराष्ट्रपति होगा वो खाटी बीजेपी और संघ की नर्सरी से निकला व्यक्ति होगा। 100%, 100%। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बोले बिहार के आज के इस एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे इन्हीं तमाम दिग्गजों के साथ इसी जगह से। बहुत बहुत शुक्रिया।